बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है एंटी टेस्ट में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है और ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के मुताबिक कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एटॉमिक ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जो कि एटम से रिलेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। और इससे पहले आप ऑर्बिटल्स के मतलब पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द वो स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और बोहर्स की थ्योरी के मुताबिक वो एरिया न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें 0.529 एंगस्ट्रम या 0.5 अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस है, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। और एटम के ऑर्बिटल्स को नॉर्मली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स को, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी होती है साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग, कि दो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं और उससे जो बॉन्ड बनते हैं दे आर कॉल्ड पाई बॉन्ड्स। तो दूसरी बात ये जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। यानी कि इस थ्योरी में जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, तो वो भी इस थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन होता है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी डिपेंड करती है ओवरलैपिंग के ऊपर। तीसरी बात जो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग के वेज क्या हैं, और ओवरलैपिंग के वेज से या मैकेनिज्म ऑफ ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो ये थ्योरी डिफरेंस हमें बताती है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि ओवरलैपिंग कितनी होगी। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। नॉर्मली ये कंसीडर किया गया है कि एस एस की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांगर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम एस एस की ओवरलैपिंग से बनते हैं। 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको ब्रेक करने के लिए। इसके मुकाबले में अगर क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान ओवरलैपिंग होती है तो पी की ओवरलैपिंग होती है और 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब है एस एस की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है कंपेयर टू पी ओवरलैपिंग, और एसपी ओवरलैपिंग उसके दरमियान में लाई करता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ऑर्डर है, तो एस एस ओवरलैपिंग का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांगर होता है एस पी ओवरलैपिंग से, और वो स्ट्रांग होता है पी ओवरलैपिंग से। अब इसमें एक फैक्टर और भी है। अगर सपोज पी ऑर्बिटल का साइज ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2p है, सपोज 2p है और दूसरी तरफ 3p है, 2p और 2p से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांगर होगा कंपेयर टू 3p एंड 4p। रीजन आप इसकी इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके सामने जो FF का बॉन्ड है और CL का बॉन्ड है और BR का बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे कम हो जाती है। मास बाय एक्सेप्शन है FF की, कि FF में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम है। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो छोटे साइज के p ऑर्बिटल्स होंगे वो जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनकी ब्रेकेज के लिए। तो इसको ये चीज आमतौर पर नॉर्मली आ जाती है कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एसएस की जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल में जब हाइब्रिडाइजेशन होती है और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ज़ाहिर कंसेप्ट तो ओवरलैपिंग का ही चल रहा है, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि sp ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग और sp3 ओवरलैपिंग। तो उस केस में भी sp ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है
कंपेयर टू sp2 sp2 कंपेयर टू sp3 sp3 एंड सो ऑन। यानी s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ उतनी कम हो जाती है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या जो ओवरलैप एरिया होता है बिटवीन द ऑर्बिटल वो ज्यादा शेयर होता है। सो यहाँ पे एग्जांपल आप देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल s है और एक ही उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ही शेल है, तो 1s1 इसको हम कहेंगे। जब दो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका ये जो एरिया है दिस इज ओवरलैप्ड एरिया, यानी कि इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो होती है, और ये जो दो डॉट्स लगे हुए हैं ये न्यूक्लियाई को शो कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है ये ओवरलैपिंग का बनता है। ओवरलैपिंग से मुराद जिस तरह कोई एरिया शेयर होता है, जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं या कोई भी आप किसी को हाथ मिलाते हैं तो उससे जो एरिया शेयर होता है दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड को हम मैथमेटिकल सिंबल सिग्मा से शो करते हैं। सबसे पहली बात, सिग्मा लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, इससे पहले भी मैंने बात की है कि लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर ओवरलैपिंग से मुराद ये कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड बनेगा। सपोज अगर हम इसको इनकी बैक को हम न्यूक्लियाई समझें और ये जो दोनों मार्कर की टिप्स हैं इनको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी समझे तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इसके और ब्लैक न्यूक्लियस के बिल्कुल मिड में है, लीनियर ओवरलैपिंग। दूसरी बात है सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई, यानी कि वो लाइन जिस पे दोनों एटम के न्यूक्लियाई ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे सिमेट्रिकल। के बाद तीसरी बात जो है कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक बन सकता है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सो इसका मतलब है कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड एनी मॉलिक्यूल आर मॉलिक्यूल x 0 1 2 3, तो आपने इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करनी है 1 की। सो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो सकती है, यानी एक एटम को अगर आप पकड़ें और दूसरे एटम को आप घुमाएं तो बआसानी वो रोटेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे सकता हूँ कि दो बॉल आप लें और दोनों बॉल्स में सुराख कर लें और दरमियान से कोई तार या कोई उसके अंदर आप एक्सल वगैरह गुजारें, एक बॉल को आप घुमाएंगे रोटेट करेंगे तो फ्रीली रोटेट होगी, दूसरी को घुमाएंगे तो वो भी फ्रीली रोटेट होगी। सो फ्री रोटेशन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट ये कि सिग्मा बॉन्ड डिटरमिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा था कि नॉर्मली हम जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों बिटवीन द एटम्स उनको हम सिंगल पेयर समझेंगे। तो सिंगल पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड, सो डिटरमिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसलिए पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल और प्रिडिक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल सिग्मा पाई। सो सिग्मा बॉन्ड इज द responsible factor for determining shape of molecule. Next, there is no nodal plane. Nodal plane mean that plane where zero electron density or minimum electron density. So sigma bond में nodal plane कोई नहीं होता। nodal plane से मुराद ये कि दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जितनी भी स्पेस होती है या न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होती है दैट इज फिल अप विद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। सो नोडल प्लेन नहीं होता। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विच बॉन्ड कैन नॉट हैव नोडल प्लेन। सो ऐसी सूरत में भी सिग्मा बॉन्ड वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट बनता है, यानी अगर दो बॉन्ड हो किसी मॉलिक्यूल में, एक पाई और एक सिग्मा, तो जो पहले बनेगा वो सिग्मा बनेगा। उसके बाद पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग, सपोज ये दो एटम है तो इनके ये जो न्यूक्लियाई है मिड में, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है न्यूक्लियाई और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियाई है, तो ये दोनों न्यूक्लियाई जुड़ जाएंगे और ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। सो सिग्मा बॉन्ड आर साइडवेज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग इसको कहते हैं। नो सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी वो लाइन जो दोनों एटम की न्यूक्लियाई को जुड़ती है उससे ऊपर हो सकती है और नीचे हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉर्मली, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली दो पाई बॉन्ड दो एटम के दरमियान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो फ्री रोटेशन। चूंकि पाई बॉन्ड्स अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से होती है, लिहाजा जब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे वो तो रोटेट होगा,
पाई बॉन्ड के थ्रू जब रोटेट करेंगे तो वो रोटेट नहीं होगा। ये सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा है कि व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन एंड अल्कीन्स आर एन पाई बॉन्डेड कंपाउंड। फ्री रोटेशन इसलिए नहीं होती कि जब आप उसको रोटेट करते हैं तो पाई बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं, पी वाई हैं, सपोज पी वाई है, इनके दरमियान ओवरलैपिंग है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आप देखें आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, 90 का एंगल बन जाता है जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट है नोडल प्लेन एग्जिस्ट। चूंकि सिग्मा बॉन्ड्स पाए जाते हैं दो ऑर्बिटल के दरमियान, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर प्लेन के ऊपर या नीचे होती है, इसलिए नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है। और ये शेप को इफेक्ट नहीं करते, शेप डिपेंड करती है किसके ऊपर, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ऑक्सीजन है O2, तो O2 में आप देखें दो बॉन्ड होते हैं। ये जो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया ये सिग्मा बॉन्ड है और जो रेड लाइन से शो किया वो पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड and oxygen are 1 and number of pi bond are also 1. Total number of bond and the aerial oxygen are 2. Similarly ये भी पूछा जा सकता है, जो मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर की उसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, तो वो नाइट्रोजन होती है, उसमें 3 बॉन्ड होते हैं और 3 में से एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर इसका 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz2। तो या 2px2 कर लें, 2py1 कर लें और 2pz। सपोज अगर इसकी मैं बात करूं तो 2px1 2py1 और 2pz2 ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है। और इसके साथ साथ मैं कह सकता हूं 2s2। आप देख सकते हैं कि ये जो 2s है ये तो ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, ऑलरेडी फिल्ड है, जबकि 2pz भी ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन के कौन ओवरलैपिंग करेगा, 2px और 2py। अब आप देखें 2px और 2px, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने शो की इनको आप 2px कंसीडर कर लें तो 2px से ओवरलैप करेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग करने की वजह से आप देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो डॉटेड लाइन लगाई है इनके दरमियान होती है। यू कैन से these dotted line as bond axis, so electron density bond axis के ऊपर है। ये जो py और py हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के, ये इस तरह पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। सेम इज द केस विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में px1 है, py1 है, pz1 है। px और px सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, py और py पाई बॉन्ड बना लेंगे और pz और pz भी पाई बॉन्ड बना लेंगे। सो देयर आर 3 बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखी है HCHO की। HCHO इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल ये एल्डिहाइडिक क्लास का फर्स्ट मेंबर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में 2 बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड है। सो carbonyl group contain 2 bond. One of the bond is sigma bond while other one is pi bond. So sigma bond और pi bond की वजह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, वो मॉलिक्यूल नॉर्मली इनर्ट होता है, उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कम होती है, उस मॉलिक्यूल को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है ब्रेकेज के लिए। बट व्हेन देयर इज पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल तमाम का तमाम सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और मॉलिक्यूल के अंदर जो इनर्टनेस है वो बी कम हो जाती है और रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड उसको ट्रीट करते हैं। यही वजह है कि पाई बॉन्ड आल्सो हैव अ सिंथेटिक वैल्यू, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है बनिस्बत किसके, पाई बॉन्ड्स के। Because in pi bonds electron density is not concentrated between the nuclei, so a little amount of energy is used to break them. यही वजह है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो अल्केन्स हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस ज्यादा रिएक्टिव हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। सो जो पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, सिमिलरली ये जो मैंने एग्जांपल इसलिए दी है एल्डिहाइडिक की कि एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स आर मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स, और जो हमारे एस्टर्स हैं वो भी रिएक्टिव हैं। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ अगर कार्बोनाइल ग्रुप लग जाए तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। सो अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए किसी कंपाउंड में कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो हमें पता होना चाहिए। और पाई बॉन्ड्स की वजह से मोस्टली कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन भी आती है, यानी कि पाई बॉन्ड जब आते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड व्हेन आर सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड,
जब दो पाई बॉन्ड के दरमियान सिग्मा बॉन्ड आ जाए, इसको कन्जुगेशन कहते हैं, उसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि एक पाई बॉन्ड हो तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इजीली ब्रेकेज ऑफ दैट बॉन्ड।